मित्रों, मैं राहुल लाल। आज हम लोग चर्चा करेंगे दक्षिण भारत के बेहद महत्वपूर्ण राज्य कर्नाटक को लेकर कि कर्नाटक में लोकसभा चुनाव की क्या स्थितियां चल रही हैं। जी हाँ मित्रों, कर्नाटक में 2 चरणों में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। 14 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान हो चुके हैं और 7 मई को वहां पे 14 सीटों पर मतदान होने वाले हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि आखिर कर्नाटक में क्या स्थितियां चल रही है। और यहाँ पे कर्नाटक से जो सूचनाएं आ रही हैं कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को प्रज्वल रेवन्ना प्रकरण काफ़ी महंगा पड़ रहा है। अगले कुछ मिनटों में हम लोग समझेंगे कि कर्नाटक में, जी हाँ, 2004 से अगर हम लोग गिनती करें तो लगातार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के ऊपर भारतीय जनता पार्टी बढ़त लेते हुए हमेशा दिखती है। 2004 में, 2009, 2014, 2019, लेकिन 20 साल बाद कर्नाटक फिर से करवट ले रहा है और स्थितियां यू टर्न ले रही है। मित्रों, कर्नाटक में किस तरह से बीजेपी कमजोर हो रही है और कांग्रेस कैसे वहां पे बढ़त बना रही है, अगले कुछ मिनटों में समझेंगे। और यह भी समझेंगे कि अंततः वहां पे सेकंड चरण में कांग्रेस को कितनी सीटें आने वाली हैं, बीजेपी को कितनी सीट आने वाली है, और दोनों चरण को मिला के कांग्रेस कितना और बीजेपी कितना, इन मामले पे बने रही है आप लोग। मित्रों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 2004 के लोकसभा चुनाव से ही कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी, लोकसभा चुनाव को लेकर मैं कह रहा हूँ, बीच में विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस की एंट्री होती हुई रही है। इसलिए कई सारे लोग ये कहते हैं कि जो लोग कांग्रेस के लोग या कांग्रेस खेमे के लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साह में हैं, उन्हें कर्नाटक में झटका लगने वाला है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में पैटर्न अलग होता है, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना लेती है। लेकिन इस बार स्थितियां वैसी नहीं है मित्रों, और इसका सबसे बड़ा कारण है रेवन्ना प्रकरण। जिस तरह से एक बड़ा गंभीर किस्म का आरोप हासन के वर्तमान जो सांसद हैं रेवन्ना, उनके ऊपर कम से कम जो उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिसे राहुल गांधी ने मास रेप कहा है, वो कर्नाटक का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। और सबसे रोचक चीज़ यह है कि प्रधानमंत्री ने खुद उनके लिए चुनाव प्रचार किया था। प्रज्वल रेवन्ना कौन है? तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि वो हासन लोकसभा सीट से सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। यहाँ पे बीजेपी और जो उनके गठबंधन सहयोगी हैं जनता दल सेक्युलर पार्टी, पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा एक तरह से उनकी पार्टी है, और उन्हीं के पोते रेवन्ना का नाम पूरे उस प्रकरण में आया। चुनाव के अगले दिन वो जर्मनी भाग गए। दिसंबर में ही कर्नाटक के बीजेपी के नेताओं ने 2 पत्र लिखे। एक कर्नाटक बीजेपी स्टेट हेड को जो है कि लेटर लिखा गया था कि रेवन्ना को टिकट ना दिया जाए, उसका बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा, और दूसरा अमित शाह को पत्र लिखे गए थे। भारतीय जनता पार्टी के कहने का मतलब है कि पूरे संज्ञान में था वो प्रकरण, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने ना केवल उन्हें एक तरह से JDS ने टिकट दिया, बल्कि प्रधानमंत्री खुद उनके चुनाव प्रचार के लिए गए। तो यह सेकंड चरण में काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा है, क्योंकि महिला सुरक्षा और तमाम जो दूसरे मामले हैं, एक इसने आंधी का वातावरण तय किया है चुनाव के समय में, जो 7 मई को चुनाव होने जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, और बीजेपी इस पूरे प्रकरण में जो हमेशा कांग्रेस पे 10 तरह के आरोप लगा रही थी, वो आक्रामक होती थी। आक्रामक बीजेपी सीधे कर्नाटक में रक्षात्मक हो गई है। हम लोग इस पूरे मामले को और समझेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा समझ लें कि कर्नाटक की स्थिति रही क्या है। देखिए, 2019 के लोकसभा चुनाव में अगर हम लोग देखें तो कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, और लोकसभा के 28 सीटों में से 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 25 लोकसभा की सीटें जीती थी, और उनके सहयोगी, पिछले बार भी 2019 के लोकसभा चुनाव में भी JDS उनका सहयोगी था, और उनके सहयोगी JDS ने 1 लोकसभा सीट जो है कि जीती थी, और इस तरह से 28 में से 26 बीजेपी गठबंधन को और 2 कांग्रेस को। मित्रों, मैं 2019 में जो 1 सीट जिस सहयोगी गठबंधन की बात कर रहा हूं, वो रेवन्ना ही थे जीते हुए हासन से, यानी कि 25+1 में वो 1 रेवन्ना ही थे। वही रेवन्ना आज भारतीय जनता पार्टी को उसका बोझ बीजेपी सहन नहीं कर पा रही है। एक तो ये स्थिति है। दूसरी स्थिति की अगर हम लोग देखें कि जो सेकेंड चरण के चुनाव है, ये चुनाव हो कहाँ पे रहे हैं।
देखिए ये चुनाव अगर हम लोग देखें रीजन के हिसाब से तो ये हैदराबाद कर्नाटक में हो रहे हैं, प्लस ये चुनाव मुंबई कर्नाटक में हो रहे हैं। हैदराबाद कर्नाटक रीजन में हाल के समय में कांग्रेस के प्रभाव काफ़ी बढ़े हैं। कांग्रेस विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का प्रदर्शन काफ़ी बेहतर रहा है, तो इस पूरे रीजन में, प्लस मुंबई कर्नाटक में भी कांग्रेस का असर काफ़ी ज़्यादा है, जो अभी 14 लोकसभा सीटों पे जहाँ चुनाव होने जा रहे हैं। एक तो हम लोगों ने ये चीज़ समझा कि यहाँ के मुद्दों में रेवन्ना का प्रकरण, चूँकि उसमें जिस तरह से जो वीडियोज़ आ रहे हैं और बहुत ही एक पूरे समाज को उसने सहमा दिया है कि किस तरह से महिलाओं के साथ कैसे व्यवहार जो है कि खुद रेवन्ना कर रहे हैं, जब जोर ज़बरदस्ती किस तरह से चल रही है, तो ये प्रकरण तो है। दूसरा जो सबसे बड़ा मामला है, अगर महिला सुरक्षा का मामला उसने पूरे तरह से प्रभावित किया है। दूसरा पॉइंट है महंगाई। ये जो कर्नाटक, जो हैदराबाद कर्नाटक का रीजन है, इस वाले यह रीजन एक तरह से सबसे कमज़ोर क्षेत्र है। यहाँ पे माना जाता है कि कर्नाटक में गरीबी एक तरह से सबसे ज़्यादा गरीबों का संकेंद्रण, या ये काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र है। इस क्षेत्र के लिए अलग से डिमांड भी होते रहे हैं हमेशा कर्नाटक में कि इसको केंद्र सरकार की तरफ से अलग पैकेज मिले। तो कर्नाटक का सबसे पिछड़ा क्षेत्र नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे महंगाई जैसे मामले, चूँकि लोगों के आय कम है इस क्षेत्र में, इसलिए लोगों के महंगाई का मामला यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्म है और लोग इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। अब महंगाई का मामला है और महंगाई के लिए लोग सीधे सीधे केंद्र सरकार को दोषी मान रहे हैं। तो एक तो ये स्थिति है, और उस महंगाई में राहत, कहते हैं ना कि महंगाई में, और ऐसा नहीं कि कर्नाटक के दूसरे क्षेत्रों में महंगाई का मामला नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे तमाम जो एजेंसियाँ, जो निष्पक्ष रूप से एजेंसियाँ जा रही हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, तो 80 से 85% लोग महंगाई को बहुत बड़ा मामला बता रहे हैं। अब उस महंगाई में राहत कौन प्रदान कर रहा है? तो राहत प्रदान कर रहा है कांग्रेस की गारंटी। कांग्रेस की जब सरकार बनी तो कांग्रेस ने कई सारी गारंटियां प्रदान की कर्नाटक में, जैसे 200 यूनिट तक बिजली फ्री, या फिर जो है कि महिलाओं के बस में फ्री यात्रा, और वहाँ पे जो है कि जो प्रत्येक महिलाओं को जो है कि वो मासिक अलग अलग किस्म की जो राशि जारी की जा रही है, जो नगद सहायता उपलब्ध कराई जा रही है राज्य सरकार की तरफ से। आपको ध्यान हो मित्रों कि कांग्रेस ने गारंटी शब्द का बहुत जोरदार प्रयोग किया था कर्नाटक में, और कर्नाटक में जनता ने उन गारंटियों को काफ़ी गंभीरता से लिया था। और यही कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के गारंटी की सफलता को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी मोदी की गारंटी शब्द का प्रयोग देश भर में हर तरफ करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर भले ही कांग्रेस से प्रधानमंत्री जी ने गारंटी शब्द को चोरी कर लिया, लेकिन अगर कर्नाटक की जनता के बीच अगर आप पूछें कि आपको कांग्रेस की गारंटी पे भरोसा है या प्रधानमंत्री मोदी जी के गारंटी पे भरोसा है, तो लोगों का स्पष्ट भरोसा कांग्रेस की गारंटी की तरफ है। यानी कांग्रेस ने न केवल विधानसभा में सरकार बनाई, बल्कि उस सरकार ने जो डिलीवरी दिया उसका भी प्रभाव है। हम लोग जानते हैं कि चुनाव कई परिस्थितियों से, कई आधारों पे जो है प्रभावित होता है, और उसमें से एक बड़ा आधार यह भी है। प्रधानमंत्री महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा टारगेट करते हैं। एक तरह से उन्होंने उज्ज्वला योजना या तमाम दूसरे योजनाओं के माध्यम से महिला वोटर्स को अपने तरफ जोड़ा था। लेकिन अब स्थितियां यू टर्न ले ली हैं। कर्नाटक में अगर हम लोग देखें तो जो अलग अलग स्कीम्स राज्य सरकार ने चलाई है महिलाओं के लिए, विशेषकर स्कीम्स, उस कारण से वो महिला वोटर्स का रुझान भी सीधे सीधे कांग्रेस की तरफ होता हुआ नजर आ रहा है। वो यही कारण है कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि 20 साल बाद कर्नाटक कहीं न कहीं करवट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोगों में से बहुत लोग ये भी सवाल पूछ रहे होंगे मित्र, आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि येदियुरप्पा को साइडलाइन कर दिया गया था विधानसभा चुनाव के दरमियान में, तो ऐसे स्थिति में जो लिंगायत वोट थे वो विधानसभा चुनाव के दरमियान में वो कांग्रेस की तरफ गए। लेकिन अब जबकि येदियुरप्पा को फिर से जो है कि मुख्य मेन स्ट्रीम में लाया गया है, तो लिंगायत वोट फिर अब कांग्रेस की तरफ क्यों जाएंगे? वो लिंगायत वोट येदियुरप्पा के कारण फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने की संभावना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लिंगायत वोटर को लेकर अच्छा खासा मेहनत करने का प्रयास किया है। लेकिन जो ग्राउंड से रिपोर्ट है वो रिपोर्ट ये है कि जरूर येदियुरप्पा को मेन लाइन में लाया गया है, लेकिन आप नेता को, जब आप नेता को आप दरकिनार करते हैं तो बहुत सारे कारण होते हैं कि लिंगायत वोटर्स आपसे उसमें बिछड़े, और वो उन्होंने गैर भाजपा विकल्प चुना, और वहाँ पे गैर भाजपा विकल्प के रूप में कौन सा विकल्प था? कांग्रेस का विकल्प था।
येदियुरप्पा के आने के बावजूद भी लिंगायत वोटर्स बीजेपी की तरफ नहीं आए। और अगर हम लोग बीजेपी की ताकत को देखें, 2004 से जो अब तक बीजेपी ने वहाँ पे परिवर्तन किया है, लिंगायत वोटर्स हमेशा 60% के आसपास उनका वोटिंग टर्नआउट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा है। वो वोटिंग टर्नआउट भी इस बार नुकसान के घेरे में, दायरे में नजर आ रहा है मित्रों। तो जो जातीय समीकरण है, बीजेपी ने भले ही प्रयास किए हैं, वो बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और बहुत बड़ा सा चीज़ जिसके ऊपर हमने पहले भी एक वीडियो बनाया है यहाँ पे, कर्नाटका भारतीय जनता पार्टी के भीतर इनर फाइटिंग काफ़ी ज़्यादा है। हम लोग जानते हैं कि जो BL संतोष हैं, पार्टी में काफ़ी बड़ा दर्जा होता था, उनको एक तरह से साइडलाइन कर दिया गया है। तो साइडलाइन करने के कारण BL संतोष के जो पूरे खेमे के लोग थे, उनको टिकट भी नहीं मिला है। वो सारे लोग टिकट से वंचित हैं। जो लोग उनको टिकट नहीं मिला, वो सब लोग अभी एक तरह से कहीं न कहीं बीजेपी को हराने के लिए ही प्रयास कर रहे हैं। और वहाँ पे खेमेबंदी इतनी ज़्यादा है कि उसको लेके एक फुल वीडियो मैंने पहले से ही बनाया हुआ है। बहुत सारे लोग कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कांग्रेस की तरफ आ गए। असल अगर हम लोग देखें कि जो अभी जो सेकेंड चरण के चुनाव हो रहे हैं, सेकेंड चरण के चुनाव में 14 लोकसभा सीटों पर मित्रों चुनाव हो रहे हैं। 14 लोकसभा सीटों में से 10 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने काफ़ी शानदार बढ़त बना ली है। आप उसमें वो बढ़त काफ़ी स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है 10 लोकसभा सीटों पे, और 4 लोकसभा सीटों पे बीजेपी की बढ़त दिख रही है। लेकिन मित्रों, ये ध्यान रखने की चीज़ है कि बीजेपी जिन 4 लोकसभा सीटों में उनकी बढ़त है, उसमें से कई ऐसे सीट हैं जिसमें कि वो 5-5 लाख, 5.5 लाख वोटों से पिछले बार जीती थी। लेकिन अब इस बार वो मार्जिन नहीं रहने की संभावना है। वो मार्जिन जो है, जो बड़े मार्जिन से पिछले बार जीती थी, वो मार्जिन काफ़ी छोटे हो जाने की बात है। तो एक तो ये है प्रथम चरण के चुनाव को लेके कि वो रेशियो 10 और 4 में जा रहा है। और अगर ओवरऑल रेशियो हम लोग बनाएं, प्रथम चरण और सेकेंड चरण 28 लोकसभा सीटों को के रेशियो को अगर हम लोग जोड़ दें, तो कम से कम 10 तो इधर और 3 प्रथम चरण में कम से कम आएंगे, तो 13 से 18 लोकसभा तक सीटें जो है वो कांग्रेस को आ सकती हैं, कम से कम 13 और 18 के बीच में। लेकिन जिस तरह से ये एक मोटे तौर पे ऊपर से जो अलग अलग लोगों से, वरिष्ठ पत्रकारों से बात करके जो चीज़ें पता चल रही हैं, कई लोगों का ये भी कहना है कि अगर वोटिंग टेंडेंसी जिस तरह से कांग्रेस के पक्ष में गई है, अगर वो स्विंग वोटर्स काफ़ी संख्या में अगर थोड़े भी जो है कि उसमें 1-2% और अगर कांग्रेस की तरफ खिसक गए होंगे, तो ये संख्या 20 तक जा सकती है। तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पे मैक्सिमम 20 सीटों तक आराम से जा सकती है कर्नाटक में। ये अपने आप में बहुत बड़े खबर के रूप में होगी। और बीजेपी को अगर हम लोग देखें, तो अभी ट्रेडिशनल तौर पे अगर हम लोग काफ़ी ज़्यादा बीजेपी के पक्ष में होते हुए भी मूल्यांकन करें, उनकी लोकसभा की सीटें कम से कम 10 और मैक्सिमम 13 से ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रही हो। 10 से 13 के बीच में बीजेपी रह सकती है। लेकिन अगर मैंने जैसे पहले ही बोला कि अगर 20 सीट पे कांग्रेस आती है, तो फिर बीजेपी के लिए वो घटते हुए 8 सीटों तक भी वो सिमट सकती है। तो कर्नाटक में जो अब तक की स्थितियां रही हैं पिछले 20 वर्षों में, जहां पे भारतीय जनता पार्टी बढ़त में रहती थी और कांग्रेस पीछे रहती थी, इस बार कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगाने जा रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस स्पष्ट तौर पर बढ़त लेते हुए दिखाई दे रही है। और इसलिए जो दक्षिण का जो पूरा दावा हो रहा है कि दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाजे खिड़की बड़े कठिनाई है वहाँ पे खुलने में, वो कठिनाई कर्नाटक में नजर आ रहे हैं। धन्यवाद मित्रों।